आज भले ही उत्तराखंड में राजशाही खत्म हो चुकी हो, लेकिन आज भी राज परिवार को भगवान बद्रीनाथ के समक्ष देखा जाता है। सदियों से चली आ रही ये परंपरा वक्त के साथ भले ही काफी हद तक बदल चुकी है, लेकिन आज भी पवार वंशी राज परिवार बुलंदा बद्रीनाथ पुकारा जाता है। बुलंदा बद्रीनाथ यानी साक्षात बद्रीनाथ भगवान सिर्फ बुलाया ही नहीं जाता, बल्कि यही राज परिवार तय करता है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट किस तिथि को खुलेंगे। और जब आप इस परंपरा के इतिहास में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एक वक्त ऐसा था जब बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने से पहले राजा के दर्शन करना अनिवार्य होता था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो मैदान के राजा गढ़वाल की जनता को आदिवासी और यहाँ के राजा को गरीब समझकर उसका तिरस्कार करते थे, उन्हीं को एक वक्त पर नतमस्तक होकर बोलना पड़ा, जय बुलंदा बद्री, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम की घाटियों में गूंजता ये नारा भगवान विष्णु के अलावा गढ़वाल की राजगद्दी के लिए भी गूंजता था। जो गढ़वाल का राजा होता था वो बुलंदा बद्रीनाथ होता। सिर्फ नाम का ही नहीं, बल्कि उसे भगवान की तरह पूजा जाता और उनके हुक्म को गलती से भी नहीं टाला जाता। लेकिन गढ़वाल के राजा को बद्रीनाथ भगवान के समक्ष क्यों खड़ा किया गया? आखिर क्यों गढ़वाल के राजा को बुलंदा बद्रीनाथ कहा जाता था? 1815-16 में गोरखाओं पर विजय के बाद हिमालय के इस भूभाग पर अंग्रेजों का राज हो गया। अंग्रेजों ने तत्कालीन कुमाऊं को कब्जे में ले लिया और फिर गढ़वाल रियासत के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा ब्रिटिश गढ़वाल किया जो उन्होंने अपने पास रखा, और बाकी हिस्सा पवार राजा सुदर्शन शाह को सौंप दिया। अंग्रेजों के इस बंटवारे से भले ही लोग भौगोलिक रूप से 2 हिस्सों में बंट गए थे, लेकिन टिहरी की गद्दी पर बैठे राजा उनके लिए अभी भी बुलंदा बद्रीनाथ थे। लेकिन जनता के मन के विपरीत अब बद्रीनाथ धाम के लिए टिहरी राज और अंग्रेजों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। अंग्रेजों ने इस बंटवारे में टिहरी राज को बद्रीनाथ धाम नहीं दिया। इस पर राजशाही का कहना था कि बद्रीनाथ धाम की भागदौड़ उन्हें सौंपी जाए, क्योंकि सदियों से राज परिवार के पास ही बद्रीनाथ धाम का प्रबंधन है, और दूसरा ये कि वो बुलंदा बद्रीनाथ है। अब अंग्रेजों के साथ राजा कैसे जीते, उसका जवाब तो हम आपको देंगे ही, लेकिन यहाँ ये भी जान लीजिए कि आज भले ही राजशाही खत्म हो चुकी हो, लेकिन परंपरा नहीं। आज भी काफी हद तक बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे, कौन सा रावल धाम के कपाट खोलेगा, कौन सा पुजारी पूजा करेगा, इन सब का फैसला लेने का सिरा टिहरी की राजगद्दी से जुड़ता है। तेर पहाड़ मेर पहाड़ के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों टिहरी के राजा को बुलंदा बद्रीनाथ बुलाया जाता है, क्या है टिहरी के राजघराने और बद्रीनाथ का रिश्ता, बुलंदा बद्रीनाथ की कौन सी परंपराएं जीवित है और कौन सी वक्त के साथ खत्म हो चुकी है। इस एपिसोड में जानिए कहानी बुलंदा बद्रीनाथ की। बात तब की है जब गढ़वाल नाम का नामो निशान नहीं था। आज का गढ़वाल छोटी छोटी ठकुराइयों यानी गढ़ों में बटा हुआ था, और इन्हीं में से एक गढ़ था चांदपुर गढ़। ये वही गढ़ है जहां गढ़वाल के सबसे ज्यादा मजबूत गढ़ नरेश पवारों का राज था। ये वो भी गढ़ था जिसके अधिकार क्षेत्र में भगवान बद्रीनाथ का धाम आता था। ऐसे में बद्रीनाथ धाम के प्रबंधन, रख रखाव और दूसरी व्यवस्थाओं को करने का जिम्मा चांदपुर के गढ़ नरेश पर था। आज के गढ़वाल क्षेत्र से मैदान के लोग काफी ज्यादा अनजान थे। यही वजह थी कि मैदानी राजा यहाँ के लोगों को आदिवासी और यहाँ के राजा को दीनहीन गरीब समझते थे। वेदों और पुराणों की वजह से मैदानी राजा क्षेत्र को देवों की भूमि तो मानते थे, लेकिन यहाँ राज करने वाले लोगों और राजाओं के लिए उनके मन में ज्यादा सम्मान नहीं था। इसके बावजूद कहीं ऐसे मौके आते थे जिनको पारंपरिक रूप से गढ़वाल के राजा की उपस्थिति के बिना पूरा नहीं किया जा सकता था, जैसे कि हरिद्वार में होने वाला कुंभ। यहाँ सदियों से परंपरा थी कि दुनिया का चाहे कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो, लेकिन वह पवार वंशी राजा से पहले हरि जी के कुंड में स्नान नहीं कर सकता था। अब इस कहानी का एक सिरा राजा मेदिनी शाह से मिलता है। उस सिरे की बात करने से पहले एक फैक्ट जो यहाँ बताना जरूरी है, वो यह है कि बद्रीनाथ धाम के रखरखाव और दूसरे फैसले लेने की वजह से भी पवार राजाओं को बुलंदा बद्रीनाथ बुलाने की शुरुआत हुई मानी जाती है। हालांकि इसको लेकर एक और कहानी मिलती है, जिसके सिरे की मेदिनी शाह से मिलने की बात हम कर ही रहे थे। इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो पता चलता है कि 16वीं सदी के गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह का राज चल रहा था। मुगल काल के इस दौर में गढ़वाल के राजा को दिल्ली के शहंशाह अकबर से शाह की उपाधि मिल चुकी थी, तो वो पवार से शाह हो गए थे। राजा मेदिनी शाह का कार्यकाल 1676 से 1699 तक के बीच बताया जाता है। इसी काल में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार मैदानी राजा शहर्षि गढ़वाल के राजा को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। मैदानी राजाओं ने तय किया कि वो हरिकुंड यानी हरिद्वार के सबसे पहले गढ़वाल के राजा के स्नान करने का अधिकार छीन लेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें खून खराबा ही क्यों न करना पड़े। जब राजा मेदिनी शाह को इस बात का पता चला कि मैदानी राजा सदियों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने भी जवाब दे भेजा। राजा मेदिनी शाह ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों में खून खराबा अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि इस पावन पर्व पर आप लोग जब चाहे कुंड में स्नान कर सकते हैं, लेकिन अगर गंगा जी मेरी होंगी तो मेरे पास लौटकर चंडी घाट आएगी। कुंभ स्नान का दिन आया। राजा मेदिनी शाह ने चंडी के मैदान पर अपना डेरा डाला और वहीं गंगा मध्य के ध्यान में मग्न हो गए। पर्व का दिन भी आया। सभी मैदानी राजा पहले स्नान करने के लिए पहुंचने लगे। राजा तो पहुंच गए थे, लेकिन गंगा नहीं पहुंची, और वो इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि गंगा अपनी दिशा बदलकर चंडी मैदान की तरफ लौट गई।
ली और इस तरह हमेशा की तरह मेदिनी शाह ने सबसे पहले स्नान किया। इस चमत्कार को देखकर सभी मैदानी राजा चौंक गए और उन्होंने मेदिनी शाह से क्षमा याचना की और तब उन्होंने स्वीकार किया कि गढ़वाल के राजा बद्रीनाथ के सच्चे अवतार हैं। कहा जाता है कि इसी दौरान सभी राजाओं ने मेदिनी शाह को बुलंदा बद्रीनाथ कहकर संबोधित किया और तब से ही गढ़वाल के राजा बुलंदा बद्रीनाथ हो गए। इतिहास के पन्नों में दर्ज गंगा के वापस लौट आने की इस घटना में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन परंपराओं में इस कहानी के निशान जरूर मिलते हैं। माना जाता है कि इसी घटना के बाद बद्रीनाथ धाम में चढ़ाए जाने वाला गाड़ू घड़े का तेल राजघराने से बद्रीनाथ में चढ़ता है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि अपनी राजधानी टिहरी में बसाने वाले सुदर्शन शाह ही वो पहले राजा है जिन्हें बुलंदा बद्रीनाथ बुलाया गया। हालांकि इतिहासकार मेदिनी शाह के पक्ष में ज्यादा खड़े होते दिखाई देते हैं। कई इतिहासकार का मानना है कि बद्रीनाथ गढ़वाल राजवंश के इष्टदेव है, इसलिए यहाँ गढ़वाल के राजा को बुलंदा बद्रीनाथ यानी साक्षात बद्रीनाथ या बोलने वाला बद्रीनाथ बताया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि राज परिवार की गद्दी बद्रीनाथ की ही गद्दी है। एक वक्त वो भी था जब राजा के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा सफल नहीं मानी जाती थी। बद्रीनाथ धाम और टिहरी की गद्दी के बीच ये रिश्ता सिर्फ बुलंदा बद्रीनाथ बुलाए जाने से काफी आगे का है। बद्रीनाथ धाम की कई धार्मिक परंपराओं पर आज भी राजशाही की छाप है। बद्रीनाथ धाम के कपाट कौन सी तारीख को खोले जाएंगे ये टिहरी के राजा की कुंडली देखकर ही तय किया जाता है। मान्यता प्राप्त है कि राजा के घरों की अनुकूलता को देखकर ही राज पुरोहित बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित करते हैं। आज भी भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर राजा की कुंडली देखकर बसंत पंचमी के दिन घोषणा की जाती है। इसके साथ ही गाड़ू घड़ा प्रक्रिया की भी तिथि घोषित की जाती है। गाड़ू घड़ा परंपरा के लिए नरेंद्र नगर राजमहल में महारानी की अगुवाई में राज्य की सुहागन तिल का तेल निकालती है। इसी तेल से कपाट खुलने पर सबसे पहले भगवान बद्री विशाल का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद ही स्नान पूजन की क्रियाएं संपन्न होती है और कपाट खुलने की प्रक्रियाओं में राजा के प्रतिनिधि के तौर पर राजगुरु शामिल होते हैं और उनके हाथ से ही कपाट खुलवाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बद्रीनाथ में कौन सा पंडित पूजा करेगा ये भी राजा ही निश्चित करते हैं। परंपरा के अनुसार गढ़वाल के राजा रावल की सलाह से उप रावल की नियुक्ति करते हैं। उप रावल ही रावल का उत्तराधिकारी होता है। रावल को हटाने का अधिकार भी राजा के पास है और आज भी ये परंपरा चली आ रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने के वक्त पहले राजा खुद मौजूद हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ उनकी उपस्थिति कठिन होती गई। ऐसे में चांदपुर गढ़ी के पुरोहित परिवार नोटी के नोटियाल बारी बारी से उपस्थित रहते हैं और सारे धार्मिक प्रबंधनों की निगरानी करते हैं। आज भले ही टिहरी के राजघराने और बद्रीनाथ धाम की चर्चा साथ में बहुत कम होती है, लेकिन इतिहास के पन्नों में देखेंगे तो पाएंगे कई बार इस धाम और इसके पुरोहितों की रक्षा राज परिवार ने की है। गोरखाओं के आतंक से परेशान गढ़वाल के राजा ने अंग्रेजों से मदद मांगी। अंग्रेजों ने मदद भी की और गोरखाओं को खदेड़ भी दिया। गोरखाओं को बाहर ढकेलने के साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ पर एक गेम खेला। अंग्रेजों ने तत्कालीन कुमाऊं और गढ़वाल को पूरी तरह से आज़ाद करने की बजाय इस पूरी पहाड़ी को बांट दिया। कुमाऊं और गढ़वाल रियासत का कुछ हिस्सा, जिसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया, वो अंग्रेजों ने अपने पास रखा। हालांकि इस बंटवारे से राजा सुदर्शन शाह बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एक तो उनके राजवंश की सदियों पुरानी राजधानी श्रीनगर अंग्रेजों ने छीन ली थी, तो वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ और केदारनाथ क्षेत्र का अधिकार भी छीन लिया गया था। अब ये पूरा इलाका अंग्रेजों के अधीन था। राजा ने कई बार इस क्षेत्र को देने का विरोध करते हुए कहा कि ये उनके पैतृक देवता का स्थान है। उन्होंने समझाया कि श्रीनगर अगर उनके पास नहीं रहा तो सालों से चलती आ रही चारधाम यात्रा की व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। दरअसल ऐसी मान्यता थी कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को राजा यानी बुलंदा बद्रीनाथ के दर्शन करने अनिवार्य है। श्रीनगर में यात्री राजा के दर्शन करने के बाद ही आगे यात्रा पर जाते थे। यही नहीं, ब्रिटिश गढ़वाल के निवासी अभी भी राजा को बुलंदा बद्री पुकारते थे। ऐसे में प्रजा का गुस्सा झेलने से बचने के लिए अंग्रेजों ने राजा को कुछ अधिकार दे दिए। इसमें बद्रीनाथ धाम के धर्म संबंधी और दूसरे प्रबंधन संबंधी अधिकार टिहरी नरेश को दे दिए गए। हालांकि इसके बाद कई बार बद्रीनाथ धाम के प्रबंधन के अधिकार राजशाही से छीने जाने की कोशिश हुई। 1924 में बद्रीनाथ धाम में जब यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई थी तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। श्रद्धालुओं की संख्या इतनी कम हो गई थी कि यहाँ के रावल के लिए भोजन का संकट खड़ा हो गया था। रावल ने वापस केरल जाने का निर्णय कर लिया था। तब पंडित घनश्याम डिमरी के नेतृत्व में स्थानीय पांडा समाज ने अंग्रेजों से बद्रीनाथ धाम का प्रबंधन वापस टिहरी रियासत को देने की मांग की। तब राजा ने प्रतिवर्ष 5000 की आर्थिक सहायता बद्रीनाथ धाम को देनी शुरू की ताकि धाम की स्थिति सुधर जाए। इसके बाद साल 1928 में टिहरी में एक कमेटी का गठन किया जिसका काम था बद्रीनाथ मंदिर का प्रबंधन देखना। फिर 1939 में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन किया गया और 1948 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बद्रीनाथ धाम का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन बद्रीनाथ मंदिर के धार्मिक प्रबंधन, पूजा मुहूर्त और रावल की नियुक्ति के संबंध में टिहरी रियासत के अधिकार को बनाए रखा।
2023 में 4 धाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड बन जाने के बाद भी बद्रीनाथ धाम की व्यवस्था कुछ नए रूप में देखने को मिलेगी, लेकिन टिहरी राजवंश की परंपराएं बरकरार रहेंगी। यानी आगे भी बोलंदा बद्री ही तय करेंगे कि बद्रीनाथ के कपाट कब खुलेंगे। खैर, इतिहास के पन्नों में कितनी ही कहानी और कितने ही सच लिखे हुए हैं। इतिहास के इन्हीं पन्नों को खोलकर हम आपके लिए नई नई पेशगी लेकर आते रहेंगे। तब तक आप हमें जरूर बताइए कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। बुलंदा बद्रीनाथ को लेकर कोई कहानी अगर आपके पास है तो वो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए, और साथ ही इस एपिसोड को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।